नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। लोकसभा में आज हंगामे के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आयकर संशोधन बिल पेश कर दिया। इस बिल में अमीरों का पैसा गरीबों को देकर काले धन को सफेद करने का प्लान है। इसके तहत 30% टैक्स, 10% जुर्माना और टैक्स पर 33% सेस लगाकर कुल 50% रकम काले धन को सफेद किया जा सकेगा। अमीरों से लिए गए इस पैसे को सरकार गरीबों के कल्याण में खर्च करेगी। अमीरों का यह पैसा गरीबों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, घर, सिंचाई, शौचालय और बाकी के जन कल्याण के कामों में खर्च किया जाएगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि अमीरों का काला धन गरीबों को देने का मोदी प्लान कितना कामयाब हो पाएगा। आपको अपने पैनल से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए अमीरों के काले धन को गरीबों को देने का पूरा प्लान है क्या। इस काले धन से देश को मुक्त कराने के लिए आप जो कष्ट उठा रहे हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये आपका तप कभी बेकार नहीं जाएगा। अमीरों का काला धन गरीबों को देने का प्रधानमंत्री मोदी ने तैयार किया है बहुत बड़ा प्लान। ऐसा प्लान जिसके तहत काले धन के कुबेर टैक्स दायरे में भी आएंगे और उनकी अघोषित संपत्ति को इस्तेमाल गरीबों के लिए किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आयकर कानून संशोधन विधेयक पेश किया, जिसके मुताबिक अघोषित संपत्ति घोषित करने पर टैक्स, जुर्माना और सेस मिलाकर 50% देना होगा। बाकी 25% रकम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जमा कर ली जाएगी। ये रकम 4 साल तक जमा रहेगी, जिस पर ब्याज नहीं मिलेगा। सिर्फ 25% रकम कालाधन घोषित करने वाले को तुरंत वापस मिलेगी। छापेमारी में कालाधन बता देने पर 75% टैक्स लगेगा। छापेमारी के बावजूद कालाधन न बताने पर 85% टैक्स देना होगा। अगर ये संशोधन पास हो जाता है तो फिर बैंकों में अघोषित आय जमा करने वालों का कालाधन गरीबों को दिया जा सकता है। अघोषित आय को सरकार गरीबों के कल्याण के लिए लाई जाने वाली योजना के तहत लगाएगी। इस स्कीम के तहत गरीबों को घर, सिंचाई, शौचालय, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी कामों में खर्च किया जाएगा। अगर ये संशोधन पास हो जाता है तो काला धन गरीबों को देने का सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो यह है मोटा मोटी सरकार का वो खाका, वो प्लान जिसके तहत अमीरों से जो काला धन सरकार वसूलेगी, उस पैसे को वो गरीबों के जन कल्याण के लिए लगाएगी। हमारे साथ तमाम मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। आपसे परिचय करा दूं, हमारे साथ हैं राजीव त्यागी जी, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, नरेंद्र तनेजा जी, बीजेपी के नेता और प्रवक्ता, और हमारे साथ हैं सीए विपिन गर्ग जी, जो कि टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, और थोड़ी देर में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन दिलीप पांडे भी जुड़ेंगे। राजीव त्यागी जी, अब तक कांग्रेस और विपक्ष ये सवाल पूछता रहा है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि काले धन को वो लेकर और गरीबों में बांटेंगे, लेकिन सरकार के पास कोई योजना, कोई प्लानिंग नहीं है। अब तो सरकार एक प्लानिंग के साथ आ रही है, ये बता रही है कि कैसे काले धन को वो काले धन जमा करने वालों से लेगी और उससे जो पैसा आएगा कैसे वो गरीबों में खर्च करेगी। प्लान बता रही है। अब तो कांग्रेस क्या कहेगी? मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं, मैं इन नजारों को बेपनाह सुबह कैसे कह दूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। ये जो शेर मैंने पढ़ा है, मोदी सरकार ने महंगाई पे, पाकिस्तान पर, बेरोजगारी पर, आपके हर विषय पे यही सपने लोगों को दिखाए हैं और 15 लाख रुपए देने के वादा किया था कि हम लोग हर अकाउंट में देंगे। हम स्वागत करेंगे अगर सरकार 15 लाख रुपए दे देती है हर अकाउंट में, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन अब आते हैं हम नोटबंदी पर। प्रत्युष जी, नोटबंदी पर है, करीब करीब जितना पैसा है ना, राजीव त्यागी जी, नोटबंदी दिया गया सरकार। नोटबंदी को छोड़िए, पहले से स्कीम पर बात कीजिए। हाँ, इसी स्कीम पे बात कर रहा हूँ। इसी स्कीम से तो नोटबंदी से जुड़ी हुई है ये स्कीम। नोटबंदी की वजह से तो आएगा ना ब्लैक मनी बाहर। ये तो सरकार कह रही है ना, ये जो सरकार की स्कीम है, एक टैक्स, पेनल्टी और सेस लगा करके आधी रकम सरकार अपने पास रखेगी, 25% 4 साल के लिए अपने पास रखेगी, बाकी का 25% वो जो कि आय अपनी घोषित करेगा उसके पास जाएगा। तो क्या आपके मुताबिक ये स्कीम बेकार है? ये सरकार पहले भी ये सरकार ये योजना ला चुकी है, लेकिन मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। 1 अप्रैल 2016 से लेकर 30 सितंबर 2016 तक
7700 करोड़ रुपए के एसेट्स और कैश जो है पकड़ा है सरकार ने पूरे देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। उसमें 408 करोड़ रुपए कुल ब्लैक मनी है, जो कि 3% बैठती है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी ब्लैक मनी देश में से जनरेट होकर के या देश की सरकार जनरेट करेगी इस नोटबंदी के कारण या इस स्कीम के कारण। दूसरा विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग का इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे हैं। उसका कारण है, देखिए प्रत्युष जी, सितंबर माह में इस साल 6 लाख करोड़ रुपए बैंक में जमा हुए हैं। वो किन लोगों के पैसे जमा हुए हैं जो कैश में जमा हुए हैं, ये सरकार हमें बताए, और सरकार बताए कि किन लोगों के पैसे उसने माफ किए, किन उद्योगपतियों के उसने माफ किए हैं, जो 1,14,000 करोड़ रुपए उसने माफ किए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है। इस स्कीम को तो जब चलाएंगे आप, जब आप ब्लैक मनी पकड़ पाएंगे। हमारा ये मानना है कि सरकार ने जिस तरह से गांव, गरीब, किसान, नौजवान के साथ अन्याय किया है, और सरकार को उसको आगे बढ़ के इस पर माफी मांगनी चाहिए और घुटना नीचे करके माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल कारण है कि टोटल रूरल डिस्ट्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, बेरोजगार देश की तरफ हम आप ही के सवाल पर जवाब ले लेते हैं तनेजा जी से। 550 जॉब। नरेंद्र तनेजा जी, कांग्रेस के मुताबिक ये स्कीम बेकार है, इससे काला धन नहीं आएगा, और ये भी कह रही है कांग्रेस, त्यागी साहब कह रहे हैं कि सरकार को तो घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए। देखिए, मैंने त्यागी जी को बड़े धैर्य से सुना। मैं उम्मीद करूंगा कि वो भी मुझे सुनेंगे। त्यागी जी ने जो कुछ कहा, मुझे वो सुन के बड़ी खुशी हो रही है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई, एक तो इनको ये नहीं पता कि हमारी योजनाएं क्या हैं, दूसरा जनता जो देश की जो है उससे इनका टोटल डिस्कनेक्ट है, इनको पता ही नहीं जनता देश की क्या चाहती है। तीसरा, इनको ये भी नहीं पता है कि अब देश की अर्थव्यवस्था, देश के हालात और वो किस तरह से चल रहे हैं, और कितना जनता का समर्थन जो है, आज आम आदमी का समर्थन लाइन में खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद सरकार के साथ है। और देश में, हमारे देश में अधिकांश पॉपुलेशन दुर्भाग्य से 70 साल ये लोग राज करते, लेकिन उसके बावजूद भी गरीब है। अब जहां तक स्कीम की बात है, स्कीम है क्या, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मुझे लगता है इनको इतनी नफरत है हमारी हर चीज से, उसको पढ़ते भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देते। हम क्या बोल रहे हैं, इन लोगों को इतनी नफरत है भारतीय जनता पार्टी से कि उसको पढ़ते नहीं है। हमारी स्कीम बड़ी स्पष्ट है कि जो कालाधन देश में है, 10 साल ये लोग सत्ता में रहे, यूपीए 1, यूपीए 2 में इन्होंने 12 लाख करोड़ के स्कैंडल, घोटाले, स्कैम्स करे। उसका नतीजा को देश में बहुत बड़ा काला धन हो गया और देश के बाहर भी बहुत सारा चला गया। अब जो यहां पे जो काला धन है, हम स्कीम ये लेकर के आए हैं, जो डिमोनेटाइजेशन के बाद की स्कीम आ रही है कि भाई अभी भी आपके पास मौका है, अगर आप चाहें तो अधिकांश पैसा सरकार के पास आएगा, वो पैसा जो है गरीब के लिए प्रयोग करा जाएगा, देश के सुदामाओं के लिए प्रयोग करा जाएगा, और गरीब का उत्थान उससे करा जाएगा, और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, सारा कुछ बिल्कुल पारदर्शी तरीके से। इतना पैसा आया है, इतना हम गरीब कल्याण के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। ये हमारा, और हमारा सीधा संवाद जो देखिए, हमने ये देख लिया कि कांग्रेस जो है ना पार्लियामेंट में काम करती, ना पार्लियामेंट के बाहर करती, तो उस पर हम समय ज्यादा बर्बाद करना नहीं चाहते। इनके प्रवक्ता लोग आते हैं, इनकी गिनी चुनी वही घिसी पीटी बात है, जब भी आते हैं वही बोलते हैं, और मतलब शब्द इधर उधर कर दिया, लेकिन उसमें कोई ताजगी, नयापन, एनालिसिस कभी कहीं नजर नहीं आता। अब उसका यह है कि हम सीधा जनता के सामने आ रहे हैं, स्कीमें लेकर के आ रहे हैं। इन्होंने, त्यागी जी ने कहा वो 15 लाख का जो बात उन्होंने करी, अरे भाई जो 12 लाख करोड़ रुपए का जो हुआ था, आप थोड़ा देश की मदद करिए, आप बताइए तो सही। तनेजा जी, और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव त्यागी जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। दिलीप पांडे जी, वो भी बता दीजिए। दिलीप पांडे जी, बात कहना चाहूंगा प्लीज। राजीव त्यागी जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, और भी मेहमान है, सबको बराबर मौका मिलेगा बोलने का। राजीव त्यागी जी, एक सेकंड रुक जाइए। दिलीप पांडे जी, ये बताइए, आपने अभी राजीव त्यागी जी को सुना, आपने तनेजा जी को सुना, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सरकार एक स्कीम, एक योजना लेकर के आ रही है, और उस योजना में कुछ प्रावधान किए गए हैं कि इसके तहत कैसे काली कमाई वालों से आप टैक्स या जुर्माना, पेनल्टियां वसूल करते हैं, और बाकी बचे पैसों को कैसे आप गरीबों के कल्याण के लिए लगाते हैं। अगर ये योजना लेकर आ रही है सरकार, तो बतौर विपक्ष यह फर्ज बनता है या तो आप उसमें कुछ संशोधन सुझाएं, कुछ उपाय सुझाएं, या सीधे से खारिज कर देना कि साहब ये तो बिल्कुल बेकार योजना है। तो ऐसे तो सवाल ये भी उठेगा कि यूपीए गवर्नमेंट के समय भी इस तरीके की योजना थी, चाहे वो आईडीएस स्कीम हो, चाहे वो वीडीआईएस स्कीम हो। जी जी जी, देखिए, मैं अभी बड़े गौर से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथी तनेजा जी को सुन रहा था। उन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग किया कि ये जो धन जो इससे आएगा, जो पैसा आएगा, वो सुदामाओं के लिए, देश के सुदामाओं के लिए यूज होगा। मैं पूछना चाहता हूं तनेजा जी से कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सुदामा कौन है? विजय माल्या,
जिसका अभी हाल ही में 7,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की स्कीम में 1,200 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया, या ये वो सुदामा है अदानी साहब जिनका 6,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया, या ये सुदामाओं की जो लिस्ट है ये सारी की सारी लिस्ट के 1,14,000 करोड़ रुपए सरकार ऑलरेडी माफ कर चुकी है। सुदामाओं का नाम लेकर इस देश के आम आदमी को लाइनों में मरने के लिए छोड़ देने वाली सरकार से मैं समझना चाहता हूं कि इनके लिए सुदामाओं की परिभाषा क्या है। ये जनता का पैसा ले तो रहे हैं लेकिन सुदामाओं पे नहीं खर्च कर रहे हैं, कंसों पे खर्च कर रहे हैं जो इस देश की जनता का खून पी रहे हैं। अभी बड़ी अच्छी एक फिगर दी उन्होंने तनेजा जी ने, 12 लाख करोड़ रुपए कांग्रेस ने। महाराज इस नोटबंदी के नाम पर जो घोटाला आप कर रहे हैं, 8 लाख करोड़ रुपया तो आप ऑलरेडी लूट रहे हैं, तो 4 लाख करोड़ रुपया आप पीछे रह गए कांग्रेस से, और बहुत कम समय में, कांग्रेस तो बहुत समय लगा दिया, आप 2.5 वर्षों में ही कांग्रेस के रिकॉर्ड को पास करने वाले हैं, आगे निकलने वाले, कांग्रेस को पीछे छोड़ने वाले हैं। देश के कालेधन की तो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन माननीय मोदी जी देश के कालेधन की बात नहीं करते थे। चुनाव के पहले जगह जगह चुनावी सभाओं में कहते थे, समझ गया आपका स्टैंड में, मैं समझ गया। यानी कि आप इस स्कीम के पक्ष में नहीं, आप कह रहे हैं कि इस स्कीम से कालाधन वापस नहीं आएगा, इससे फायदा अमीरों को ही होगा। दिलीप पांडे साहब, हमने कालाधन लाने की तीनों पॉलिटिकल पार्टी की बात हमने सुनी। हमारे साथ एक टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्कीम से क्या वाकई में फायदा होगा या वाकई ये स्कीम व्यावहारिक होगी। ये बताइए विपिन गर्ग साहब, आपने सुना बीजेपी के अपने तर्क हैं, कांग्रेस के अपने तर्क हैं, आम आदमी पार्टी के अपने तर्क हैं। एक आम आदमी जो इस वक्त इस डिबेट को देख रहा है वो क्या समझे, ये जो स्कीम गवर्नमेंट ला रही है इससे क्या वाकई लोगों को फायदा होगा, गरीबों को फायदा होगा, क्या ये इतना व्यवहारिक होगा, या फिर ये ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि साहब इस तरह की स्कीम तो पहली बार मोदी सरकार, बीजेपी की एनडीए सरकार लेकर आई है। क्या इस तरह की स्कीम पहले यूपीए गवर्नमेंट कांग्रेस लेकर नहीं आई थी? क्या 19 नहीं आया था? क्या 2013 में ऐसा स्कीम नहीं आया था? तो आज क्या वजह है कि वही पार्टियां जब आज विपक्ष में है तो सवाल खड़े कर रही हैं स्कीम पर? देखिए, इस स्कीम को ठीक से समझने के लिए थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य इसका समझ लेते हैं। आईडीएस स्कीम सरकार लेकर आई थी जो 30 सितंबर को पूरी हुई, जिसमें 45% टैक्स दे करके आप अपनी जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है उसको डिक्लेयर कर सकते थे। उसके बाद 8 नवंबर को ये डीमोनेटाइजेशन का नोटिफिकेशन आया। उसके बाद मीडिया रिपोर्ट से और सब लोग इस बात से वाकिफ हो गए हैं, जिस तरीके की चीजें चली, जैसे कि हमने सुना कि गोल्ड 60,000 रुपए के रेट तक बिक गया। दूसरी चीजें सुनी, रिपोर्ट्स हैं कि जनधन योजनाओं में पैसा जमा होना शुरू हो गया। 27,000 तो जो आईडीएस स्कीम आई थी उसको जो लोग नहीं अवेल कर पाए, किसी भी कारण से उसका उपयोग नहीं कर पाए, उन लोगों की अभी डिमांड आ रही थी कि साहब आईडीएस 2 ले आइए, आईडीएस रिटर्न ले आइए, हम अब डिक्लेयर कर देंगे, हमसे छूट गया। तो बजाय इसके कि मार्केट में इस तरीके की चीजें चलें जिसमें उल्टे सीधे रेट पर व्यापार होना शुरू हो जाए या मतलब गरीब आदमी करने का दूसरा हाथ कंडा वो अपना है, तो ये जो इसमें तो जो चलना शुरू हो गया था, ये ब्लैक से व्हाइट भी नहीं हो रहा था, ये ब्लैक से ब्लैक ही हो रहा था। एक बात बताइए, जो पार्टियां कह रही हैं कि सिरे से खारिज करो, ये बेकार स्कीम है, आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। इसका परिपेक्ष बताने के बाद मैं अब आगे चलता हूं कि स्कीम क्या आई है। आज स्कीम ये आई है कि आपके पास अगर 100 रुपए हैं, आप डिक्लेयर करना चाहते हैं कि ये 100 रुपए मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं, तो आप बैंक में जमा कर दीजिए। बैंक में जमा करने के बाद आपने क्या करना है, 50% सरकार के खाते में टैक्स के रूप में जाएगा। उस 50% का ब्रेकअप है, 30% टैक्स में चला जाएगा, 10% पेनल्टी में चला जाएगा, और 10% एक विशेष कल्याण सेस, गरीब कल्याण सेस सरकार ने प्रपोज किया है, वो उसमें चला जाएगा। वो किस तरीके से खर्च होगा वो नोटिफिकेशन शायद बाद में आएगा। एक बात, उस 100 रुपए में से 50 रुपया टैक्स में चला गया, 25 रुपये का आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम एक लेकर आ रहे हैं, वो 4 साल के लिए 25% पैसा जमा हो जाएगा और उस पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। बाकी बचे हुए 25% को आप जैसे इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिला के इस तरीके की स्कीम है कि 100 रुपए को आप ऐसे कर सकते हैं। नोटबंदी के बाद जो काली कमाई के धन कुबेर बैठे हैं उनके लिए एकमात्र यही एक विकल्प बचता है, हाँ, उनके पास लेजिटिमेट कमाई जिसे कहना चाहिए कानूनन विकल्प यही है, कानूनन विकल्प यही है जी। इसमें लेकिन एक बात जोड़ना चाहूंगा, आज जो स्कीम आई और प्रथम दृष्टा जो हमने उसको पढ़ा, उसमें 2 बातें करी हैं। एक तो ये स्कीम आई है जिसमें 50-25-25 आप इसे कह सकते हैं, आईडीएस 2 इसे कह सकते हैं। दूसरा, साथ में एक प्रावधान ये किया है, जो पीछे बात चल रही थी कि 200% पेनल्टी लगा दी जाएगी अगर इस स्कीम से पहले आप जमा करते हैं तो, और बाद में ये समझ में आया सरकार को कि 200% पेनल्टी का तो प्रावधान ही नहीं है। तो उस बात को ठीक करने के लिए भी एक प्रावधान इसमें आ गया है। अब उन्होंने कहा कि अगर आप पैसा जमा करते हैं और ये कहते हैं कि मेरी इसी वित्त वर्ष की कमाई है, यानी कि जो साल चल रहा है 16-17, इसी वित्त वर्ष की कमाई है और बैंक में पैसा जमा करते हैं और इस स्कीम में भी नहीं जाते हैं, तो आपको 60% से टैक्स लगेगा।
जो 30% का रेट हुआ करता था इस तरीके के अमाउंट के लिए, वो बढ़ा करके 60% कर दिया गया। 60% से टैक्स लगेगा और 40% फ्री हो गया। तो इस स्कीम को जो अभी प्रपोज्ड है, जब पास हो जाएगा, हो सकता है अमेंडमेंट हो जाए। आज जो प्रपोज्ड है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि दो स्कीम है, या तो आप चले जाइए 50-25-25 वाली स्कीम में स्वेच्छा से, और उसमें फर्क क्या है कि वो करंट ईयर की भी इनकम हो सकती है या पिछले किसी साल की भी इनकम हो सकती है। तो पुरानी इनकम है तो वही ऑप्शन है 50-25-25। लेकिन अगर आपके पास करंट इसी साल की कोई इनकम है 60 और उस पर आप जाना चाहते हैं तो आप हो सकता है ना जाइए, राजू त्यागी जी टैक्स दे दीजिए। आपने पूरी स्कीम अब समझ ली होगी, जैसा कि गर्ग साहब ने बताया। ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि ये सरकार जो है काले धन को वापस नहीं ला पाएगी, ना देश से ना विदेशों से, नाम भी डिक्लेयर नहीं करती है, नाम बताने में क्या दिक्कत है, माल्या साहब लेके इतने पैसे भाग गए, कई विलफुल डिफॉल्टर है, उनसे पैसे क्यों नहीं वसूलती। आपकी जब यूपीए सरकार थी उस वक्त भी काले धन के कुबेरों पर शिकंजा कसने की कोशिश तो जरूर की गई होगी, उसमें से भी कुछ पैसे सरकार ने अपने खाते में जमा करवाए होंगे। तो क्या वो स्कीम और ये स्कीम, उसे शुरू करता हूं। जी जी ये बताइए। शुरू करता हाँ। हूं। लास्ट के जो 2 साल थे मनमोहन सिंह साहब के, उसमें 1,30,000 करोड़ रुपए हमने काले धन के रूप में पकड़ा था। तनेजा साहब बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, मेरी बात को अगर काट सकते हैं तो काट दें। दूसरी बात, तनेजा साहब ने कहा कि मैं अज्ञानी हूं। हाँ, मैं अज्ञानी हूं, लेकिन इतना ज्ञान मुझे जरूर है कि महंगाई भस्मासुर की तरह से लोगों को परेशान कर रही है। मोदी सरकार ने क्या वादा किया था ये बता दे। हाँ, मैं अज्ञानी हूं, लेकिन मुझे इतना ज्ञान जरूर है कि पाकिस्तान रोज हमारे जवानों को शहीद कर रहा है। तनेजा साहब उस पर जरा बता दे। हाँ, मैं अज्ञानी हूं, लेकिन इतना ज्ञान मुझे जरूर है कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है देश में। मैं अज्ञानी हूं, लेकिन मुझे इतना ज्ञान जरूर है कि किसान आज बेहाल है, फटेहाल है पूरे देश का। हाँ, मैं अज्ञानी हूं, लेकिन इतना ज्ञान मुझे जरूर है कि पूरे देश में त्राईमाम है। जो लाइन में लगे हुए लोग बाग हैं वो ब्लैक मनी वाले नहीं है। 6 लाख करोड़ रुपए अकेले सितंबर में बैंकों में जमा हुआ है, जो सरकारी आंकड़े हैं। क्या सरकार जेपीसी का गठन करके उस घोटाले की जांच कराएगी जो मोदी जी के उद्योगपतियों ने और शहंशाह मोदी के आसपास के लोगों ने किया है? क्या उस पर कोई रोशनी डालने की बात करेगी? पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं इस स्कीम के बारे में, मेरे मित्र कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि क्रूड के दाम कम होने के बाद से लेकर के सरकार की किटी में बहुत सारे करोड़ों रुपए आए हैं, लेकिन वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? 1,14,000 करोड़ रुपए का ऋण तो आपने माफ कर दिया उद्योगपतियों का, लेकिन उनका नाम बताने को तैयार नहीं है। विजय माल्या आपकी खाद चुरा करके भाग गए, आप देखते रह गए, और 2 और अन्य उद्योगपति उनको आप ऋण पे ऋण दिए जा रहे हैं। जो गरीब आदमी अपना पैसा जमा कर रहा है प्रत्युष जी, वो सिर्फ इसको परेशान इसलिए होगा कि मोदी सरकार उस पैसे को भी उद्योगपतियों को कहीं ना कहीं ऋण देना चाहती है और उन उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। मेरा कहना है कि सरकार इतनी स्पष्ट है, जो क्रूड के दाम में सरकार को फायदा हुआ है उसको क्यों नहीं गरीब को बांट देती है? और जो सरकार कहती है 64,000 करोड़ रुपए अभी हमें वीआईडीएस के थ्रू मिले, क्यों नहीं सरकार उसको बांट देती है? लेकिन सरकार बांटेगी नहीं। ठीक है, तनेजा जी जवाब दीजिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं तनेजा साहब से, 80 मौतें अब तक हो चुकी हैं, 1,000 से लोग ज्यादा बीमार पड़ चुके हैं। उन 80 मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? तनेजा साहब हाथ जोड़ के माफी मांगिए देश से और कहिए कि आपसे गलती हुई है। आप कहीं ना कहीं, आपका उद्देश्य ठीक हो सकता है लेकिन तरीका बहुत गलत था, और उस तरीके का हम पुरजोर विरोध करते हैं। और निश्चित रूप से त्यागी जी आपने बात अपनी पूरी कर ली, तनेजा जी को जवाब देने दीजिए। तनेजा जी जवाब दीजिए। सुनिए, आप जवाब, त्यागी जी जवाब सुन लीजिए। पहली बात, त्यागी जी पूरे सम्मान के साथ, मैंने आपको अज्ञानी नहीं कहा, आप ज्ञानी हैं, ये मेरे शब्द नहीं थे, आपके हैं, आपको मुबारक। मैंने आपको कभी अज्ञानी नहीं कहा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो आप विजय माल्या का आप नाम ले रहे हैं, लोन की बात, वो लोन किसने दिए थे? अच्छा, सुन लीजिए, आप बहस कर लीजिए, ठीक है? अब आप सुन लीजिए, कांग्रेस आप बीच में बोलते हैं ये गलत है, बीजेपी का काम है। त्यागी जी बीच में बोलना तो अच्छा नहीं होता। आपने नफरत का आरोप लगाया था। अच्छा, हम नफरत नहीं करते, हम प्रेम करते हैं। आप सुन लीजिए, त्यागी जी सुनते हैं, अच्छा रहता है, आपके दर्शक आपको पसंद करेंगे। आप अपनी बात बोले, अब मेरी टर्न है, मेरे को सुन लीजिए। अच्छा, दूसरे आपने जो लोन्स की बात करी, वो लोन दिए किसने थे? जितने भी लोन हैं सब आप लोगों के दिए हुए, विजय माल्या समेत आप लोगों ने क्यों दिए थे, किसने पैसा खा के दिए थे, ये सब लोग जानते हैं, पूरा देश इस बात को जानता है। 12 लाख करोड़ के घोटाले आप लोगों ने करे, विजय माल्या उसमें से एक छोटा सा हिस्सा। आप सुन लीजिए, रिकवरी करते ना, सुन, अरे त्यागी जी सुनते क्यों नहीं आप?
आप सुनते नहीं, इसलिए मतलब आपका दिल में खोट है, आप सुनना नहीं चाहते, शोर मचाते, आपके दिल में खोट है, इसलिए आप सुनना नहीं चाहते। अरे आपने सवाल किया तो सवाल का जवाब तो ले लीजिए। आपने 12 लाख करोड़ के करीब विजय माल्या को लोन आपने नहीं दिया था। विजय माल्या को लोन किसने दिया था? वो लोन किसने दिया था? अच्छा, दूसरा आप लोग बार बार आपका ये कहना कि इतने लोग इतने करोड़ के कॉर्पोरेट के लोन माफ कर दिए, 1% माफ नहीं करा गया। राइट ऑफ जो है वो माफ नहीं होता है। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह कहेंगे राइट ऑफ जो है वो माफ होता है। जो अर्थशास्त्र को समझते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनसे आप कहलवाइए कि राइट ऑफ माफ होता है, राइट ऑफ होता है, वो माफ नहीं होता। जो अर्थशास्त्र को जानते हैं, अकाउंटेंट्स को जानते हैं, वो इस बात को समझते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह समझते हैं। उन्होंने एक दफे नहीं कहा कि लोन माफ कर दिए, वो राइट ऑफ है, वो माफ नहीं है। चौथी बात में आपके त्यागी जी से आप कह रहे हैं कि भाई लोग जो है इतने परेशान है, जो कुछ है। हम बार बार कहा है, 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया था कि तकलीफ लोगों को होगी और लोगों को तकलीफ हो रही है, हम जानते हैं और हमने बार बार उसके लिए खेद प्रकट किया है। लेकिन हम जो भी कर रहे हैं अपनी काबिलियत के हिसाब से लोगों के लिए कर रहे हैं और लोगों का समर्थन हमको प्राप्त है। अगर ऐसी बात नहीं थी तो आपने कहा था भारत बंद करेंगे, आपने बाद में चेंज कर लिया। आपने पहले कहा हम स्कीम के साथ हैं, आपने रिव्यू उसको चेंज कर लिया। आप बड़ा स्पष्ट तो करिए कि जनता क्या चाहती है। जनता वो चाहती है जो हम कर रहे हैं और आपको पता है अच्छी तरीके से। आप जनता के खिलाफ समय की कमी है। आखिरी कमेंट में दिलीप पांडे जी से लूंगा। दिलीप पांडे जी, आज तो नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष पूरा एकजुट नजर आ रहा था। विपक्ष ने कहा था कि इस मोर्चे पर हम बिल्कुल एकजुट हैं, लेकिन संसद के अंदर कुछ और सड़क के बाहर कुछ नजर आया। विपक्ष वहां पर सड़क में बिखरा हुआ नजर आया। कोई कहा कि साहब हम इसके साथ खड़े नहीं होंगे, हम भारत बंद का समर्थन नहीं करेंगे। देखिए, मसला राजनीतिक दलों के एकजुट होने का या न होने का नहीं है। हाँ। इस देश के जनता के तकलीफ को समझना, उनके दर्द को समझना जरूरी है। आप देखिए कि जरूरी है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी स्कीम क्यों लेके आई। स्कीम लागू होने के पहले भारतीय जनता पार्टी 28 से अधिक जगहों में कई राज्यों में जमीनें खरीदती है। भाजपा के पदाधिकारियों के पास 2-2 हजार के नोटों के बड़े बड़े बंडल दिखाई देते हैं। कमीशन खोरी की पैरल इकोनॉमी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि कालाधन रुकेगा, मोदी जी का हर दावा झूठा साबित हो रहा है। उन्होंने कहा टेरर लिंक की फंडिंग रुक जाएगी, कश्मीर में 2000 विपक्ष का काम है सरकार की कमियों को दिखाए, उड़ीसा में 4 लाख सरकार की कमियों को दिखाए, जहां कुछ गलतियां हो रही है उस पर वो इंगित करे, वो ध्यान दिलाए वहां पर। लेकिन साथ ही साथ विपक्ष का ये भी काम है कि सुझाव दे। अगर सरकार कोई फैसला ले रही है तो उसको अमल कैसे करना है, या उस सुझाव में या उस प्लानिंग में, योजना में कोई दिक्कत है तो आप उसमें अपनी तरफ से कुछ इनपुट डाल सकते हैं, कुछ सुझाव दे सकते हैं कि बेहतर कैसे हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए News 24।